वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फुरकान अदील से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, गालिब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? हाँ जी, बस मैं क्या ठीक बात हूँ। करेंगे? बस मैं एक यही अभी एवोल्यूशन पे बात हो रही थी। मैं जस्ट एक ये कहना चाह रहा था कि जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को इन डेप्थ या इसकी जो साइंस को समझ लेते हैं ना, तो फिर समझ आ जाती है कि ये बाकी सारी माइथोलॉजीज, ये क्रिएशन मिथोलॉजीज है ना, सारी ये समझ आ जाती हैं कि ये सारी पुराने ज़माने में जब लोगों को नहीं पता था तो उन्होंने ये डेवलप की थी ये स्टोरीज कि हर सोसाइटी में जूइश सोसाइटी ने अपनी एक क्रिएशन स्टोरी बना ली, वो सुमेरियंस थे उन्होंने अपनी क्रिएशन स्टोरी बना ली, हिंदुओं ने अपनी क्रिएशन स्टोरी बना ली होगी। तो अब जो है ना, मजहबी लोगों को एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के क्लियर होने से कि अब इनको क्राइसिस आ गया है। मैं तो ये समझता हूँ। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल। अब देखें, मुझे एक बात बताएं कि जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से पहले क्या जवाब था किसी के पास मजूरी का? वो तो यही समझते थे अल्लाह का अजाब है। यकीन करें, वो लोग जिनकी जिंदगी ऑलरेडी पहली मुश्किल में है मजूरी की वजह से, लोग ये समझते थे कि इनके माँ बाप के गुनाहों का अजाब है। आजमाइश। यहूदियत की किताबों में यानी तौरात के अंदर ये लिखा है कि अगर कोई हरामजादा हो यानी पैदा हो जाए तो 7 पुश्तों तक उसकी नस्ल को खुदा के घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं। 7 पुश्तों तक यानी इतनी लंबी सजा। और वो ये भी मानते थे कि खुदा जानबूझ के लोगों को सजाएं देता है, किसी के बच्चे माजूर, किसी का ये वो। तो ये एक देखें, वो लोग जो पहले ही इतने प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप उनको और ज्यादा ऊपर से प्रॉब्लम्स उनके ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है, ये बात है। हारिस जी, no, I don't have anything to add. तो ये चीजें हैं कि ये इतना खतरनाक सिस्टम है कि जिन लोगों को सोसाइटी की हेल्प की जरूरत है उनको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया आपने। वो अब साइड लाइन पे बैठे हैं, आप उनको इबादत खानों में नहीं जाने दे रहे। आप उनको ये कह रहे हैं। नहीं, एक बात है कि यसू से किसी ने पूछा, वो मजूर था, कि ये बता के जी ये किसने गुनाह किया कि ये इस तरह का पैदा हुआ। सही है, तो ये वो यसू ने कहा कि ये खुदा का जलाल जाहिर हो इसलिए ये ऐसा पैदा हुआ। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये चीज जो है ये इवन के क्रिश्चियंस भी टू सम एक्सटेंट बाइबल पढ़ के, क्योंकि एक यसू की स्टेटमेंट सिर्फ ऐसी है जिसमें वो कह रहा है कि खुदा का जलाल जाहिर हो इसलिए ये ऐसा पैदा हुआ और उसने उसे ठीक कर दिया मिरेकल करके। मगर बाकी हर जगह पे यही लिखा है कि ये चीजें एक हिसाब की सजाएं ही हैं, सारी आजमाइशें हैं। खुदा आजमाता है जी, खुदा आजमाता है जी, खुदा आजमाता है। हर जगह आप ये कह रहे हैं। कुरान में भी ये इस बात को मान ले, क्रिश्चियन तो इस बात को मान लेते हैं कि आजमाता है, मगर यहूदी इस बात को नहीं मानते, मुसलमान इस बात को नहीं मानते, अजाब समझते हैं लोग। नहीं, कुरान में है आजमाइश का कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, इस तरह की आजमाइश का है कंसेप्ट। तो अच्छा, अब जो है ना ये मेटाफिजिक्स पे खेल रहे हैं। अब है कि मेटाफिजिकल आर्गुमेंट्स आते हैं उसके लिए। मेटाफिजिक्स कोई चीज ही नहीं है यार। आपने मेटाफिजिक्स इज जस्ट अ मोंगी, नथिंग एल्स। उसमें टर्म्स बड़ी अजीब अजीब होती हैं। नहीं, वो तो ऐसे ही है ना। मैं बात ये है कि अरिस्टोटल की किताब में एक चैप्टर था फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद जो चैप्टर आता था उसका उसने नाम रख दिया मेटाफिजिक्स, जिसे उर्दू में कहते हैं माँ बाद तिब्बियात, यानी जो तिब्बियात या फिजिक्स के बाद आता है। उस चैप्टर में उसने ऐसी ऊंट पटांग बातें डिस्कस कर दी। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये कहते हैं, ये समझते हैं, ये आर्गुमेंट कहीं जो है ना अपनी तरफ से ताजे ताजे फिलोसफर ये देते हैं, वो फिजिक्स से भी बड़ी चीज है जी मेटाफिजिक्स। फिजिक्स से बड़ी मेटाफिजिक्स में भाई आता क्या है? मेटाफिजिक्स में वही ख्वाबों ख्यालों की बातें आती हैं, अनवेरिफाइबल थ्योरीज जिनको कोई टेस्टेबल हाइपोथेसिस बट एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग, लेकिन जो स्टडी ऑफ बीइंग जो है गालिब, आई थिंक यू आर बीइंग वेरी हार्डकोर मटेरियलिस्टिक हियर। द स्टडी ऑफ बीइंग जो है, जो कि अपना वजूद का, आई एम टोटली हार्डकोर मटेरियलिस्ट। बट बीइंग को हम फिजिक्स में नहीं डाल पाते ना, यही तो एक प्रॉब्लम है ना कॉन्शियसनेस की।
जिसका हमारे टोनी भाई जिसका कॉन्शियसनेस कहते हैं, दैट ये प्रॉब्लम तो है कि हम इसको एक फिजिकल डोमेन में नहीं डाल पाते। द ओरिजिन ऑफ बीइंग, मी, आई, फ्रॉम अ फिजिकल ब्रेन। सर मैं इसका जवाब देता हूँ। चलें आप इसका जवाब दें, बट आई थिंक ये प्रॉब्लम तो खैर ये है। अब आपको तो पता ही है कि मैं काफी दिनों से ये सारी चीजें यस यू आर। ठीक है, तो देखें दिमाग जो है ना बड़ा मॉड्यूलर है। दिमाग में ना ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं सारे। कोई सुनने को कंट्रोल कर रहा है, कोई देखने को कंट्रोल कर रहा है, कोई डेप्थ परसेप्शन को कर रहा है, कोई टच को कर रहा है, कोई किस चीज को। छोटे छोटे दिमाग के हिस्से हैं ये, सब के सब छोटे छोटे मॉड्यूल हैं। एक मॉड्यूल फेल भी हो जाए ना, दूसरा काम करता रहता है। और कॉन्शियसनेस जो है ना, वो जिस चीज का बाय प्रोडक्ट है ना, वो भी न्यूरोलॉजी है। एक मॉड्यूल है जिसे कहते हैं इंटरप्रेटर मॉड्यूल, वो सब मॉड्यूल्स को आपस में कनेक्ट करता है। ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि वो दिमाग में किधर बैठा हुआ है। ठीक है, इंटरप्रेटर मॉड्यूल क्या करता है, एक आदमी ने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, अब वो हाथ एकदम पीछे हटा लेगा। पीछे हटाना जो है ना बेसिकली हाथ, दैट इज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन। ये नहीं है कॉन्शियस डिसीजन। कॉन्शियसनेस जो होती है ना वो स्लो होती है। कॉन्शियसली आपको कोई भी डिसीजन करना है ना, आपको बड़ा टाइम लगता है, एनालाइज करके आप करते हैं। सब कॉन्शियस जो डिसीजंस होते हैं ना, वो आपका दिमाग ऑटो वायर है। जैसे ही आपको सांप अगर नजर आया, आप उछल के साइड पे हो जाएंगे। आपको गर्म चीज को हाथ पड़ा, एकदम हाथ पीछे कर लेंगे आप, चाहे पीछे खंजर क्यों ना लगा हो, आपका बाजू जख्मी हो जाएगा, मगर आप उस रिफ्लेक्शन को तोड़ नहीं सकते। जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको आप तोड़ नहीं सकते, वो होएगा ही होएगा। और होता क्या है, इंटरप्रेटर मॉड्यूल क्या करता है, बाद में इन चीजों को क्या करता है, आप बंदे से पूछें कि भाई तूने एकदम हाथ क्यों उठाया, वो कहता है गर्म था, हालांकि उसने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया ही नहीं है। तो हम जो है ना, अगर कोई ये कहे भी कि कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा कोई बड़ा डोमेन है, 90% जो आपके ब्रेन में या आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप कॉन्शियसली उस पर डिसीजन भी नहीं ले सकते। आपका दिल बीट स्किप करनी शुरू कर ले, आप कॉन्शियसली जितना मर्जी ट्राई कर लें, आप नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते उसको। आपके दिमाग में कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, अगर वो खराब हो जाए आप कुछ परसीव ही नहीं कर सकते। आपको सेंस ऑफ स्मेल गायब हो जाएगा, आप जो मर्जी करते रहें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक दिमाग में ऐसी भी जगह हैं कि अगर उधर एक चोट लग जाए, उधर एक लीजन हो जाए जिसे कहते हैं, यानी आपको चोट लगी दिमाग में, आपको जो है ना कंकशन हुई, कंकशन के दौरान दिमाग के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर लीजन्स आई, अगर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर लीजन्स आ जाएं, आपके सामने मैथमेटिक्स लिखा है, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे। आपको वर्ड्स लिखे पेपर पे, आप उनको बोल नहीं पाएंगे कभी भी। आप ज़हन में सेंटेंसेस बना रहे हैं, आपके होंठ कभी अदा ही नहीं कर पाएंगे उन सेंटेंसेस को। दिमाग में आप परफेक्टली इमेजिन कर रहे हैं उनको, मगर दिमाग का एक पोर्शन डैमेज होने की वजह से आप उनको अदा ही नहीं कर सकते कभी भी। तो कॉन्शियसनेस के बारे में जो एक एग्जांपल न्यूरो साइंटिस्ट देते हैं, जो मुझे बड़ी पसंद आई है, वो ये है कि कॉन्शियसनेस ऐसे है जैसे एक पानी का देगचा उबल रहा है और बुलबुले उठ के ऊपर आ रहे हैं, और जो भी बुलबुला किसी टाइम पे सरफेस के ऊपर आता है और थोड़ी देर के लिए सरफेस के ऊपर शेक करता रहता है, समझ लें कि वही कॉन्शियसनेस का एक जो है ना मरकज है। और वो जो ऑन द सरफेस जो कुछ हो रहा है ना, दैट इज कॉन्शियस। और जो पीछे सब कुछ हो रहा है, जो कि 90% 95% ऑफ द ब्रेन फंक्शन है, वो सब अनकॉन्शियस है। और आप ये कह रहे हैं कि जी कॉन्शियसनेस को बहुत बड़ी चीज है। नहीं, वो तो ठीक है, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन, आई हैव टू गो, लेकिन आई एम वेरी इंट्रिग्ड बाय यू, ऑब्वियसली आई ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट यू से, लेकिन वो जो बात आप कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज फाइन, उसमें भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन भी जो है, जो ये भी जो इवन द थॉट इटसेल्फ, ऑल ऑफ दैट फ्रॉम फिजिकल टू अ थॉट, व्हाट इज दैट, ये तो कोई अभी तक डिफाइन नहीं कर सका। और ये न्यूरो साइंटिस्ट भी इसके ऊपर बड़ी बात करते हैं। ये है ना कैसे, अब देखें ना, थॉट कहां से आई, आपको गर्म लगा, आपने एकदम आपके दिमाग में मैकेनिज्म है, उसने पीछे हटा लिया। हाँ। और उस वो मैकेनिज्म जब आपने कॉन्शियसली रियलाइज किया, तो आपने एक स्टोरी बना ली कि हाँ जी मैं जो आई गेट दैट। हाँ, मगर मुझे इसके प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग सर, ये इंटरेस्टिंग कैसे होती है? ये इंटरेस्टिंग ऐसे होती है कि दिमाग के दो हेमिस्फेयर्स होते हैं। एक्सट्रीम एपिलेप्सी की कुछ फॉर्म्स हैं जिनके अंदर लोगों को एक हफ्ते में 2-2 3-3 दफा ये दौरे पड़ते हैं, और
एक दौरा जब किसी को पड़ता है ना एपिलेप्सी का, तो उसे रिकवर होने में बहुत भी जल्दी रिकवर हो जाए तो 3-4 दिन लगते हैं। उन लोगों को 3-3 दफा हफ्ते में पड़ रहे होते हैं, 4-4 दफा। डॉक्टर क्या करते हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट, कि उनके दिमाग को लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर को दरमियान में से काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई इरेटिक बिहेवियर होता है जो कि दोनों हेमिस्फीयर आपस में अजीब तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो दोनों को आपस में काट देते हैं। अब बंदे के अंदर क्या होता है, वही बंदा जो पहले एक आदमी था, अब उसके दिमाग में 2 पर्सनैलिटीज होती है, 2 कॉन्शियसनेस। एक कॉन्शियसनेस आपने काटा दिमाग दरमियान में से, 2 कॉन्शियसनेसेस बन गई। अब होता क्या है, आधे फंक्शन एक तरफ के दिमाग के पास है, दूसरे जो है दूसरी तरफ के दिमाग के पास है। यानी ये प्रूव कर रहा है कि कॉन्शियसनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रेन। यस, इस पे तो नहीं, तो इस पे तो हमें वो तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, इस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं। वो तो आपका प्रॉब्लम आता है कॉन्शियसनेस वाले लोगों के साथ, दे आर द वन। वो मैं आंसर तो उनके हवाले से दे रहा हूं, मुझे पता है आप आपके हवाले से तो नहीं दे रहा मैं। गालिब वो तो है ना कि कॉन्शियसनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, लेकिन जो मजे की इंफॉर्मेशन है वो तो बीच में ही रह गई है। चले आप, अब होता है हाँ राइट। हारिस आपने जाना है? हाँ मुझे जाना है। चलो ठीक है सर, आपने कोई इशू नहीं है, कोई इशू। चले मैं आपको सुनता रहूंगा वैसे। बहुत शुक्रिया, ठीक है, सही है। अच्छा, तो क्या होता है जी कि राइट हेमिस्फीयर जो है ना, वो जो राइट हैंडेड लोग होते हैं ना, उनमें लेफ्ट हेमिस्फीयर बहुत सी चीजें कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उनमें राइट हेमिस्फीयर बहुत सी कंट्रोल करता है। अब होता क्या है कि आधी बातें देखने का एक से ताल्लुक है तो बोलने का दूसरे से है। जैसे कि लेफ्ट ब्रेन लोगों में यानी राइट हैंडेड लोगों में जो है वो लेफ्ट ब्रेन जो है वो स्पीच को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन जो है वो देख रहा होता है चीजों को, देखते दोनों है। अब होता क्या है, अब आपके नाक की सीध में अगर आपकी विजन को डिवाइड कर दिया जाए तो लेफ्ट आई जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे देख रही है, राइट आई जो है सिर्फ राइट साइड पे देख रही है। अब होता क्या है कि एक ब्रेन के जिस साइड पे स्पीच सेंटर है ना, उसके ऑपोजिट साइड पे अगर आप दिखा दें किसी को कोई तस्वीर और उसे कहें ये क्या है, तो वो बोल के बता देगा। यानी आप लेफ्ट ब्रेन राइट साइड पे आप दिखा दें, लेफ्ट ब्रेन जो है वो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट साइड पे नाक के दरमियान से डिवाइड करके आप राइट साइड पे दिखा दें उसे कोई चीज, तो वो बता देगा कि ये क्या है, ये सेब है। मगर वही सेब उठा के आप उसके राइट साइड पर ले जाएं, राइट ब्रेन में क्योंकि स्पीच का सेंटर कोई नहीं है, मॉड्यूल ही नहीं है स्पीच का, वो आपको बता ही नहीं पाएगा। और लेफ्ट ब्रेन को पता ही नहीं होगा, वो सुन रहा है मगर वो बता नहीं सकता, वो कहेगा मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आप 2 मुख्तलिफ चीजें रख दें दोनों साइडों पे, वो आपको वो बता देगा जो राइट साइड पे पड़ी है, जो लेफ्ट साइड पे वो नहीं बताएगा। तो होता क्या, अगर कॉन्शियसनेस कोई इममटीरियल चीज है ऐसी जो कि दिमाग की फिजिक्स की फिजियोलॉजी और बायोलॉजी की तरफ वजह से मर्ज नहीं करती, तो फिर क्या होना चाहिए कि दरमियान से अगर आप काट भी दें तो कॉन्शियसनेस एक होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि होता क्या है, शुरू में जब ये स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स आते हैं ना, तो बड़ा एक तमाशा होता है। शुरू में ये दोनों ब्रेन के जो शुरू में बिल्कुल जब शुरू के दिन होते हैं, आपने किसी की ये डाइसेक्ट कर दिया ब्रेन बीच में से, अब क्या होता है, दोनों ब्रेन आपस में लड़ने लगते हैं। एक हाथ पेंट ऊपर कर रहा है तो दूसरा नीचे कर रहा है, एक हाथ ब्रश करना चाहता है दूसरा नहीं करना चाहता। अब होता क्या है, अगर आप इस तरह के लोगों के साथ सामने बैठ के बात करेंगे तो वो मुसलसल अपना सर लेफ्ट राइट हिलाते रहते हैं ताकि दोनों पार्ट्स ब्रेन के आपस में कनेक्ट रहें, और उन लोगों को जेन्युइनली फील ही नहीं होता, ठीक है, दोनों को जेन्युइनली दोनों पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को उस बंदे को फील ही नहीं होता कि उसके अंदर कोई चेंज आई है। मगर होता क्या है कि अगर हम उसके लेफ्ट और राइट साइड को आइसोलेट करना शुरू करें तो वो बंदा जो है वो बिल्कुल दो लोगों की तरह एक्ट करते लग जाता है। तो फिर बाद में एक डोमिनेंट जरूर हो जाता है, मगर फिर भी जो दूसरा होता है वो जो है ना वो पॉसिबल नहीं रहता कि जो है ना वो करे। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें क्लियरली नजर आ रहा होता है कि ये 2 लोग हैं जो इस बंदे के एक दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, और वो सिर्फ कट करने की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, और जब आप कट कर देते हैं तो वो नहीं कर सकते। और जैसे 1 डोमिनेंट होने का मतलब क्या है, अब हर चीज में एक पार्ट ब्रेन का डोमिनेंट नहीं हो सकता। जैसे कि राइट ब्रेन के पास स्पीच का सेंटर ही नहीं है, वो स्पीच में डोमिनेंट कैसे होगा, वो हो ही नहीं सकता। दूसरे के पास किसी और का चीज का नहीं है, तो ये भी कहना कि एक डोमिनेंट हो जाता है और दूसरा डोर्मेंट हो जाता है, नहीं, ये होता ही नहीं है। एक को डोमिनेंट आप एक खास चीज में कह सकते हैं, मगर दूसरे को नहीं आप कह सकते कि
वो बाय चॉइस दोनों में से कोई डोमिनेट नहीं होता। जो फिजिक्स, जो दिमाग की फिजियोलॉजी बायोलॉजी डिक्टेट करती है, उस मामले में वही ब्रेन जो है वो क्या होता है, वही पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो डोमिनेट होता है। और ये चीज जो है ये क्या है, ये सीधा सीधा ये कॉन्शियसनेस जो है ना, एक जन्म से दूसरे जन्म में जो जाती है, ये इसको सीधा सीधा इसके मुंह पे चपेड़ा है सीधी सीधी। क्योंकि आप दरमियान से दिमाग काट दें, एक ही बंदे के अंदर दो पर्सनैलिटीज, दो कॉन्शियसनेसेस एग्जिस्ट करती हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। दूसरी क्या सोच रही है एक को पता नहीं है, पहली क्या सोच रही है दूसरी को नहीं पता। टोटली एक फिजिकल फिनोमेना है ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम ये कहेंगे आत्मा है या कोई रूह है, कुछ भी नहीं है ये सब। हाँ, या खुदा की तरफ से दी हुई है। हाँ, ये चीज तो अब बिल्कुल क्लियर हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। अब सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट और मेटाफिजिक्स पे वो कर रहे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अच्छा हाँ गालिब, जस्ट एक शॉर्ट कमेंट देना चाहूंगा फिर मैं चलता हूँ। ये मैं इस पे मैं वो देख रहा था, ये जो थ्योरी है ना ये पेट्रा और ये सारी, तो इस पे मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, इस पे सारी चीजें देख रहा हूँ। तो ये बेसिकली हज जो है ना, ये मुझे जो अभी तक समझ आई है, ये ज्यूज के फेस्टिवल होते थे, इनको कहते थे एनुअल फेस्टिवल्स होते थे ज्यूज के। हज जो है ना ये मुझे लगता है वहीं से निकला है, ज्यूज के एनुअल फेस्टिवल से। इसमें फेस्टिवल ऑफ द टैबरनेकल्स, फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स। तो इसका मैं देख रहा था, फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स है ना, हज बेसिकली इससे इंस्पायर्ड है। तो इस पे अगर कोई आप वैसे अगर आप इस पे कोई स्ट्रीम करें या इस पे अगर आप कोई पॉइंट लेके आए ना या प्रोग्राम में, इसको कभी जरूर डिस्कस करें। फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स ये लेविटिकस में डिस्कस हुआ है। वो हजरत मूसा ना एक वो खेमा बना के चलते थे, तो इस पे आप जरा करें। और ये जो फीस्ट ऑफ द इसके लिए ये जाते थे यरूशलेम में, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बाइबल में इसका जिक्र है ना, क्योंकि जब यीशु जाता है पहली बार हैकल में तो वो घूम जाता है, उसके माँ बाप अलहदा जाते हैं और वो अलहदा रह जाता है। तो ये होते थे, मगर आप ये नहीं कह सकते कि उनका जो है ये जो काबे पहले भी बहुत थे, काबे अरब के अंदर थे पहले भी, काबे टर्की तक में थे, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जूज से इम्प्रेस हो सकते हैं। हो सकता है जूज इनसे इम्प्रेस हो, क्या पता, हमें नहीं पता कोई भी, क्योंकि ये बड़ा एंशिएंट रिलीजन है काबों वाला भी ना। हाँ, इसलिए आप वो कह नहीं सकते। हो सकता है ये मुसलमान असल हज यरूशलेम में करते हो, ये बाद में यहाँ वो तो अब्दुल मलिक ने जब डोम ऑफ द रॉक बनाया था, उसे देख के काफी लोग ये कहते हैं कि शायद ये जो है ना वो चाहता ये था कि हज पहले यरूशलेम में हो, तो बाद में बस हो सकता है। चलें इस पे फिर आप कभी करें, इस पे ना जरा डिटेल से कोई करें। हाँ यार, मैं आजकल अपने साइंस के चैनल पे लगा हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं लग रहा अभी तक इसके लिए, बल्कि वो भी थोड़ा डिले ही हुआ है। चले मैं करूँगा। चलो ठीक है ओके, फिर ओके बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।